बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। निफ्टी 90 अंकों से ज्यादा गिरकर 16,200 के करीब बंद, लेकिन बैंक निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब। अमेरिकी दवा रेगुलेटर की आपत्तियों के बाद सन फार्मा में करीब 3% की कमजोरी। यूएस एफडीए ने हलोल प्लांट के लिए 10 आपत्तियां जारी की। 26 अप्रैल से 9 मई के बीच हुई थी जांच। एसीसी और अंबुजा से होलसेल के एग्जिट को लेकर नया मोड़। आर्सेलरमित्तल भी हिस्सा खरीदने की दौड़ में शामिल। अदानी की बोली को मिलेगी चुनौती। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। एशियन पेंट्स के अनुमान के मुताबिक नतीजे। आया मुनाफा उम्मीद के मुताबिक, मार्जिन अनुमान से ज्यादा। अब सिप्ला के नतीजों का इंतजार। चीनी कंपनियों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, समय से पहले पूरा हो जाएगा 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य। 2025 से 2026 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी करेंगे हासिल। और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आईपीओ आज से खुला। अब तक 32% भरा इशू। कंपनी को 539 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ईटी अवार्ड्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत ने कहा, भारत में तेज ग्रोथ की संभावना। चाइना +1 पॉलिसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग में मौके। वहीं जेएम फाइनेंशियल के एमडी विशाल कंपानी ने कहा, निवेशक पैसा बचा कर रखें, आगे अच्छे मौके मिलेंगे। और ईटी अवार्ड्स में पिरामिल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामिल ने कहा कि जियोपॉलिटिकल संकट के कारण सप्लाई चेन पर असर। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील के ज्वाइंट एमडी शेषागिरी राव के मुताबिक अगले 2 साल स्टील सेक्टर के लिए काफी बेहतर रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अब तक का बाजार का कारोबार आज कैसा रहा, कौन से सेक्टर में एक्शन था, कहां मंदी थी, और इसी के साथ ही साथ आज की अहम खबरों पर भी फोकस करेंगे। और मार्केट के एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं बाजार पर, ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर नजर डालें तो आज दिन भर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, उसके बाद हमने 16,400 तक के लेवल को भी टच किया और फिर वहां से एक गिरावट देखी गई और जो क्लोजिंग थी वो काफी कमजोरी के साथ देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहां पर हरे निशान में क्लोजिंग ही देखने को मिली। करीब 207 अंकों पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही भारी गिरावट देखने को मिली आखिरी कुछ घंटों में। और दिन भर का बाजार कैसा था, कहां तेजी और मंदी थी, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो 2 ट्रेडिंग सेशंस की कमजोरी के बाद आज बाजार संभलते हुए जरूर दिखे, लेकिन फिर वो जो तेजी थे उसे इंटैक्ट रख नहीं पाए और क्लोजिंग जब हुई तो बिकवाली का दबाव ही हमने देखा। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे तो आधा आधा देखने को मिला। 50% सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, 50% सेक्टर्स ऐसे भी थे जो बुरी तरह से टूट रहे थे। इस बीच कौन से स्टॉक्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे? इस सूची में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड काफी हद तक बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। और दिन भर के दौरान अगर निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम कहीं नजर आ रहा था तो वो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में ही हमने देखा। साथ ही एचयूएल, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स थे। ऑफकोर्स एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद हमने देखा अच्छी तेजी के बीच कामकाज करता रहा और नंबर्स और साथ ही ट्रिगर्स जो थे वो काफी पॉजिटिव देखने को मिले थे। और इसी के चलते यहाँ पर नतीजों का न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट, रिजल्ट का इम्पैक्ट था जो कि एशियन पेंट्स में नजर आया। बिकवाली का दबाव कहां पर देखने को मिला? हमने देखा यहाँ पर रिलायंस, टाटा स्टील स्पेस अगर देखें आज दिन भर में ही बिकवाली देख रहा था, उसमें सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई टाटा स्टील के काउंटर में देखने को मिली लाल निशान के साथ। इनफैक्ट इन्फोसिस, ओएनजीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। मिड कैप स्पेस में काफी हद तक हमने स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखे और अच्छी तेजी के बीच कामकाज जहां पर ऑयल इंडिया, इनफैक्ट अपोलो टायर्स, वरुण बेवरेजेस, एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। और साथ ही नवीन फ्लोरिन में भी अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स नजर आए। बिकवाली का दबाव मिड कैप स्पेस में गिरावट हावी होती हुई ऑयल इंडिया, जिंदाल स्टील, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी और नैटको फार्मा जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ हमने देखा करीब 3 से लेकर 8% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में आज देखने को मिल चुकी थी। इस बीच शुगर स्पेस को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो महत्वाकांक्षी टारगेट्स थे वो पूरे होते हुए दिखे और इसी का एक असर था जो कि आज के सत्र में
हमने देखा शुगर स्पेस अच्छी तेजी के बीच परफॉर्म करता हुआ दिखा और काफी ज्यादा सरकार का फोकस भी है, तो आने वाले दिनों में भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि शुगर स्पेस पर खास तौर से और साथ ही एग्री प्लेआउट पर फोकस रहेगा। मेटल स्पेस में गिरावट थी, शुगर स्पेस परफॉर्म कर रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और निजी बैंक क्षेत्र भी परफॉर्म कर रहे थे और बिकवाली का दबाव सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें आईटी में जो कमजोरी थी वो अब भी आज के सत्र में भी जारी रही। मेटल स्पेस, फार्मा और सरकारी बैंक क्षेत्र भी इसी सूची में शामिल थे जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव हमने देखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फाइनेंशियल स्पेस और निजी बैंकों में तो आज काफ़ी अच्छा रुझान था, लेकिन वही दूसरी तरफ आईटी और सरकारी बैंक ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर की कमजोरी देखने को मिली है और आज के टॉप परफॉर्मर थे HUL, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन देखने को मिला। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं। आज निफ्टी की एक और कंपनी एशियन पेंट्स में भी दिन भर हमने देखा तेजी थी और चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद के बेहतर रहे हैं। मार्जिन में भी हमने देखा कि यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। जो ओवरऑल नतीजे आए हैं वो कैसे रहे हैं ये भी समझ लेते हैं और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। विनी बताइए। एशियन पेंट्स ने अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट किए। देखा जाए तो ओवरऑल बीट आया है एस्टिमेट से, जो था रेवेन्यूज इन लाइन थे पर प्रॉफिट्स मार्जिन्स बीट थे, वॉल्यूम ग्रोथ भी हायर साइड पे आया हुआ था जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। सो शॉर्टली ओवरऑल एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ओवरऑल क्वार्टर 4 में एशियन पेंट्स से। रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 19% की रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं कंपनी से और ये रेवेन्यू ग्रोथ मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ है दिस टाइम अराउंड, क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स दी थी तो उसका इफेक्ट भी आ रहा है, पर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया कंपनी ने। प्रॉफिट्स ये टाइम फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मेनली क्यों है प्रॉफिट्स इन लाइन, क्योंकि ये टाइम एक 116 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम थी जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, श्रीलंकन करेंसी थी, उसकी वजह से उन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट किया हुआ है और ये मेनली आइटम की वजह से प्रॉफिट्स इन लाइन विद इन लाइन आए हैं, नहीं तो वो बेटर होते थे। तो ओवरऑल प्रॉफिट्स एक्सक्लूड करते हैं तो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है अगर एक्सेप्शनल आइटम एक्सक्लूड की जाए तो। ओवरऑल एज ऑफ नाउ वॉल्यूम ग्रोथ जो डेकोरेटिव बिजनेस में है वॉल्यूम ग्रोथ वो है 8% की वॉल्यूम ग्रोथ और ओवर कंपनी ने इंडस्ट्रियल कोटिंग बिजनेस में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, इंटरनेशनल बिजनेस में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ में देखी है। उनकी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रही है और ये डिस्पाइट जो क्वार्टर में हमने देखी थी जो ओमिक्रॉन की इम्पैक्ट थी उसके अलावा कंपनी ने डिस्पाइट दैट मैनेज की है कि अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करे। तो ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। मार्जिन पे प्रेशर है क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ रही है, वो तो कंटिन्यू है, स्टीप इन्फ्लेशन है, तो यस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन पे इम्पैक्ट है, पर सिक्वेंशली देखें तो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बट ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये जानकारी देने के लिए। और एशियन पेंट्स हमने देखा नतीजों के बाद करीब 3% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और रिसर्च की तरफ चलते हैं। हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है और 2 दशक के ऊपरी स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है। अब डॉलर इंडेक्स होता क्या है और अगर यहाँ पर और मजबूती आती है तो इसका असर इंडियन करेंसी पर क्या पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरी डिटेल रिसर्च लेकर शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए, सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स होता क्या है और इसमें जो तेजी आ रही है इसका इम्पैक्ट भारत पर कितना पड़ेगा? एक्चुअली में डॉलर इंडेक्स होता क्या है, 6 विदेशी करेंसीज के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को पैमाना एक माना जाता है। डॉलर कांस्टेंट रहता है, डॉलर कभी नहीं हिलता, आपकी करेंसीज उसके अगेंस्ट में हिलती हैं। ये 6 करेंसीज ऐसी हैं जो कि डिफाइन की गई हैं। 1973 के अंदर पहली बार इसको शुरुआत की गई। 100 का बेस इसका रखा गया, यानी कि बेंचमार्किंग कुछ ना कुछ रखी जाएगी, तो बेंचमार्किंग 100 रखी गई थी डॉलर इंडेक्स के अंदर। अब कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी की ये तुलना में इसको रखा जाता है। एक और चीज़ इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लगा कि ये ज़रूर रखनी चाहिए बात, कि इसके हिलने और डुलने से ये पता लगता है कि आपकी करेंसी कितनी वीक हो रही है या फिर डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, सब कुछ इसी के बेस के चलता है, इसलिए इसके हिलने डुलने से आपके देश की मजबूती या आपके देश की कमज़ोरी दोनों ही पता लगती हैं। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स का बेस अगर 100 है तो उसमें बदलाव कैसे कैसे होंगे। पहला बदलाव 6 करेंसीज के मुकाबले बदलाव 120 अगर होता है तो 20% का उछाल आएगा, और अगर 80 तक का बदलाव आता है तो 25% तक की कमज़ोरी आपको दिख जाएगी। ये 6 करेंसीज के मुकाबले है। ये मैं आपकी एक परसेंटेज में आपको बताने की बात कर रखा था। क्यों चढ़
चढ़ता है डॉलर इंडेक्स? अभी एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसका जवाब ये है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच निवेशक यूएस बॉन्ड में खरीदारी करते हैं। ग्लोबल ट्रेंड के लिए डॉलर की खरीदारी बढ़ने का असर भी इस पे हमको दिखता है। तो ये एक 2-3 ऐसी बड़ी वजह हैं जिसकी डॉलर इंडेक्स चढ़ता है। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स और रुपए का आपस में क्या लेना देना है। डॉलर इंडेक्स और रुपया किस तरह से आपस में कनेक्टेड है? डॉलर इंडेक्स में मजबूती से रुपए में गिरावट आती है क्योंकि एक तरफ डॉलर है, दूसरी तरफ रुपया है। एक कांस्टेंट करेंसी है, दूसरा हिले डुलेगा। तो अगर एक चीज़ मजबूत होगी तो दूसरी चीज़ का कमज़ोर होना स्वाभाविक है। अभी आप जो भाव देख पा रहे हैं वो 103 का है, जो कि डॉलर इंडेक्स की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। इंडेक्स में इस साल अब तक करीब 7 से 8% तक का उछाल देखने को मिला और 103 के स्तरों पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स करीब 2 दशक की ऊंचाई पर भी आ गया है। एक चार्ट भी हमने थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर लेके आए थे, उसमें आपको दिख भी रहा होगा कि 2017, 2020 जबकि कोविड वाला फेज़ था, उस समय भी आप बात देख पा रहे होंगे हाईज बना था। ये आप में वही चार्ट आपकी स्क्रीन पर आया है। ये 2017, 2020 का हाई है और अब भी हम उसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि कोविड के हाई पे और अभी को टेस्ट करने से इसकी कितनी इंपॉर्टेंस बन जाती है। इसलिए हम आज डॉलर इंडेक्स का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर लेके आए हैं। अब आते हैं कुछ और, डॉलर इंडेक्स के अहम स्तर क्या कह रहे। आपको मैं 1984 से शुरू करके मई 2022 तक के बीच के स्तर आपके चार्ट पे आ गए हैं। 165, 70 और 103, ये 3 अहम स्तर हैं जो कि अलग अलग हमने फेजेस में निकाले, जिसमें करीब करीब 20 से 1 साल का फ़र्क है, यानी कि आप इस 60 साल का पूरा एक डाटा देख पा रहे थे। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स में वेटेज किसकी है। जैसे हमने कहा 6 करेंसीज़ हैं, तो उसमें अलग अलग करेंसी की वेटेज भी होगी। तो पहली वेटेज यूरो की है जो कि 57 है। जैपनीज येन करीब 13% के वेटेज रखता है और सबसे कम रखता है स्विस का फ्रैंक जो कि करीब 3-3.5% है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट आंकड़ों पर और आते हैं। एफआईज निवेशक क्यों इस पर रखते हैं, शेयर बाजार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सोने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा भारतीय बाजारों से, तो डॉलर इंडेक्स रुपए के मुकाबले कमज़ोर हो बढ़ जाएगा। रुपया कमज़ोर हो जाएगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाएगा। शेयर बाजार के हिसाब से देखेंगे, विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ता है, जिसको हम टिपिकली एफआईज कहते हैं। और इसका मनी अगर बाहर निकलता है तो आपको उसकी चेकिंग अगर देखनी भी होगी तो आप डॉलर इंडेक्स में जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज़ के लिए भी ये थोड़ा कमज़ोरी जो होती है रुपये के अंदर, जो डॉलर मजबूत होता है उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए बार बार एंकर्स को, रिसर्चर्स को आप ये बोलते हुए देख पा रहे होंगे कि अब तो रुपया कमज़ोर हुआ है तो आईटी कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। सोने के हिसाब से देखें तो डॉलर इंडेक्स में उछाल होने से कीमतों पर दबाव का ट्रेंड बनता है, क्योंकि अपने आप में ये भी एक हेज कमोडिटी है डॉलर, जो कि रुपए के सोने के अगेंस्ट में है। और दूसरा आईटी कंपनी और फार्मास्यूटिकल्स को बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि भारतीय आईटी और फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा बाजार है और सबके एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये पूरी कहानी डॉलर इंडेक्स की हमने आपके सामने रख दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये जानकारी देने के लिए। तो उन्होंने आसान भाषा में समझाया कि डॉलर इंडेक्स होता क्या है, रुपए से उसकी कैसे तुलना की जानी चाहिए और इंडियन मार्केट्स पर उसका कैसा असर पड़ेगा, ये हमने डिटेल में समझा। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। और आज हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स फोकस में थे और इसकी वजह थी कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल में 9.99% एथनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। और हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है कि सबसे हाईएस्ट लेवल्स जो आप एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं पेट्रोल में, उसके आंकड़े जो है अचीव हो गए हैं। और जो केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ऑलमोस्ट 9.99% जो पेट्रोल है ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडिंग जो टारगेट है वो हासिल हो चुका है। और ये जो है बेसिकली ओएमसी से जो है सप्लाई आता है और ऑन कोर्स है, कह सकते हैं अगले 10% में बढ़ने के लिए। अगर टारगेट्स की बात करें तो 20% का टारगेट है जो 2025 का जो है लागू रहेगा। और अगर आंकड़ों में बात करें तो 1000 करोड़ लीटर्स, हाँ ये जो नंबर है 1000 करोड़ लीटर, इस पे फोकस रहने वाला। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग की क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बात करें तो उसमें जो है हम कहेंगे कि FY19 से लेके जो FY22 का जो जर्नी है उस पर आप देखेंगे 189 करोड़ का था, लेकिन अब जो है 420 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 42% का जो है कवरेज ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बहुत पॉजिटिव है आपके ऑफकोर्स इथेनॉल पॉलिसी के लिए और आगे जाते हुए शुगर स्टॉक्स के लिए भी, जो वो अपने कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं 3 अहम OMCs हैं जो अपनी जो कह सकते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑलमोस्ट 35% से लेके 42% तक जो है ओवरऑल इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिए हैं। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो शुगर नहीं
अब एथनॉल सेक्टर बनता हुआ जा रहा है ये, और शानदार यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आगे कुछ और भी बड़े टारगेट्स हासिल करते हुए हम नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में अब तक कैसा एक्शन रहा है ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी देने के लिए। विश्व मोहन, बताइए कमोडिटी मार्केट इस वक्त किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और क्रूड में और बेस मेटल्स में इस वक्त क्या एक्शन दिख रहा है? सही पॉइंट आउट किया आपने। आज कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर गिरावट अगर दिख रही है तो कच्चे तेल में है, उसके बाद बेस मेटल्स में। कच्चे तेल को लेकर कहानी ये है कि अब ग्लोबल ग्रोथ की चिंता बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि ग्लोबल स्लो डाउन की स्थिति पैदा हो सकती है, उस वजह से डिमांड की चिंता में क्रूड लगातार गिर रहा है। कल हमने देखा शाम के सत्र में 6% तक गिर गए थे दाम, और आज भी 1 से 2% तक की गिरावट फिलहाल दिख रही है, और ब्रेंट $104 के आसपास अब आ गया है। चीन से मांग घटने की चिंता है। चीन के जो एक्सपोर्ट के जो नंबर है वो 2 साल में सबसे कमज़ोर रहे हैं। साथ ही क्रूड इंपोर्ट के जो उनके नंबर है उसमें भी 2022 के शुरुआती 4 महीने में यानी अप्रैल तक के जो नंबर आए हैं क्रूड इंपोर्ट के चाइना से, वो 4% से ज़्यादा कम हो गए। तो एक ऐसे आंकड़े हैं जिससे दबाव यहाँ पर बन रहा है। दूसरी तरफ बेस मेटल्स को लेकर भी चिंता है। बेस मेटल्स में लगातार गिरावट आ रही है, और हाल के ऊपरी स्तरों से अगर हम बात करें तो बेस मेटल्स में 10 से 15% तक की कमजोरी आ चुकी है। और लग रहा है कि ग्लोबल डिमांड खास करके चाइना में जिस तरह से एक्सटेंडेड लॉकडाउन है उस वजह से, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वगैरह कम हो गई है, उसका असर दिखेगा, और बेस मेटल्स की मांग आने वाले समय में कम रह सकती है। उस असर से यहाँ पर क्रूड और बेस मेटल सबसे ज़्यादा आज कमज़ोर दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो क्रूड और बेस मेटल्स में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं सीमेंट स्पेस पर। यहाँ से भी एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। एसीसी और अंबुजा से होलसेल के एग्जिट को लेकर अब जो खबर है वो अब तेजी पकड़ रही है, और इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। अदानी के अलावा एक और दिग्गज कंपनी आर्सलर मित्तल भी अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ नयनतारा जुड़ चुकी हैं। नयनतारा, बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हम अपने दर्शकों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली। होलसेल जो एग्जिट करना चाहते हैं एसीसी और अंबुजा से, अभी तक जो बातचीत हुई है वो यही है कि अदानी ग्रुप फ्रंट रनर है। अदानी ग्रुप मिडिल ईस्ट के कुछ सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ टाई अप करेंगे फाइनेंसिंग के लिए। ये जो डील है वो 10 से 11 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है, परंतु हमको अब ये पता लगा है कि एक और प्लेयर एंटर कर रहे हैं रेस में, और वो है आर्सलर मित्तल। लक्ष्मी एलन मित्तल की कंपनी आर्सलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, वेरी बुलिश इन इंडिया, wants to bet on the infrastructure story in India, और इसी कारण हमें बताया जा रहा है अपने सूत्रों से कि आर्सलर मित्तल बहुत ही सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या उनको अंबुजा और एसीसी के लिए बिड करना चाहिए। हमें ये भी पता लगा है अपने सूत्रों से कि गोल्डमैन सैक्स एडवाइस कर रहे हैं आर्सलर मित्तल को। इनिशियल कॉन्वर्सेशंस, इनिशियल डायलॉग्स बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में हो चुकी हैं बिटवीन आर्सलर मित्तल और होलसेम। हमने आर्सलर मित्तल को एक ईमेल लिखा है, उनकी कमेंट्स मांगी हैं। अभी तक आर्सलर मित्तल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है ईटी नाउ स्वदेश के क्वेश्चनर को। मगर अगर आप इसके बारे में देखें, हम सब ने देखा है कि स्टील प्राइसेस के साथ क्या हुआ है। आर्सलर मित्तल के पास अब इतना कैश है, वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। और आजकल क्या बातचीत हो रही है, अगर आप इंडिया में नहीं पैसा डालेंगे आप कहाँ डालेंगे पैसे? चाइना में नहीं डाल रहे हैं, रशिया में नहीं डाल रहे हैं, इंडिया में डालना चाहेंगे। इंडिया में ऑलरेडी आर्सलर मित्तल हैं, उन्होंने, आपको याद रहेगा कि उन्होंने एसआर के कैसे एसेट्स खरीदे थे, वो ऑलरेडी हैं इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में। अब जो इंटरेस्टिंग होगा कि ये रेस क्या अब 2 वे हो जाएगी। अदानी फ्रंट रनर थे, अदानी सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ टाई अप कर रहे हैं होलसेल के बिड को बिड करने के लिए। क्या एलन मित्तल और आर्सलर मित्तल एक बहुत बड़ी फाइट देंगे अदानी को? आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश, ये एक बहुत ही बड़ी खबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर है, और इस पर और भी ज़्यादा जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। चलिए नयनतारा, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आज के बाजार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।